एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। परफेक्ट वर्ल्ड है ना, आंख के बदले में आंख, सत्यानाश, पूरी दुनिया का सर्वनाश और कहानी खत्म, है ना। ये बात सुनने में जितनी सहज और जितनी सरल शायद किसी को लग रही हो, ये उतनी एक्चुअल में नहीं है ना। दुनिया में हमने पिछले कुछ महीनों के अंदर इतनी डेवस्टेशन देखी है, इतने वॉर देखे हैं, इतनी ज़्यादा तबाही देखी है, इतने विचलित करने वाले चित्रों को और दृश्यों को देखा है जो किसी भी इंसानियत के ऊपर सवाल खड़े कर सकती है। आज जो मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो आज की हमारी हकीकत है, वॉर, कन्फ्लिक्ट एंड पीस। मेरा नाम अंशुल है और मैं बहुत स्वागत करता हूं आपके ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल के ऊपर, जहां पे मैं पिछले कुछ समय से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो आममर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। आज मैं आपसे इजराइल हमास के इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आपसे अर्मेनिया अजरबैजान की बात नहीं करूँगा, रशिया यूक्रेन की बात नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत टच करूँगा, रेफरेंस ज़रूर लूँगा, बट मैं आज आपसे कोशिश करूंगा कि आपको मैं कारण समझा सकूं कि दुनिया में वॉर्स क्यों होते हैं। जड़ भी तो पता होनी चाहिए ना, इफेक्ट्स तो हम लोग देख ही रहे हैं ना, इफेक्ट्स हमारे सामने हैं, वॉर हो रहे हैं, क्लेश है, इसने इसको अटैक कर दिया, इसने इसको अटैक कर दिया, बट रूट कॉज क्या है? आज उस रूट कॉज को एड्रेस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, देखते हैं। आपका टॉपिक है आज का वॉर, कन्फ्लिक्ट एंड पीस। अभी प्रेजेंटली अगर मैं दुनिया में बात करूं तो हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ 3 मेजर युद्ध हैं। सबसे पहले अर्मेनिया अजरबैजान, ये खत्म हो चुका है क्लास। अर्मेनिया ने सरेंडर कर दिया है, अजरबैजान ने उस पर्टिकुलर एरिया को टेक ओवर कर लिया है। रातों रात लाखों लोग बेघर हुए, उन्हें अर्मेनिया जाना पड़ा। कुछ लोग जो वहाँ पे प्रो अजरबैजान थे वो वहीं के वहीं रह गए, बट इट वॉज अ ह्यूज माइग्रेशन, है ना। किसी इंसान को अगर रातों रात अपनी ज़मीन, अपना घर छोड़ना पड़ जाए ना यार, इससे बुरा कुछ नहीं होता। ठीक है, लग रहा होगा किसी को कि यार क्या है, अर्मेनिया से निकल के अर्मेनिया ही तो जाना है। जिसके सिर से छत जाती है ना, जिसके सर से घर जाता है, वो इस बात का मीनिंग समझता है कि घर का चले जाना या अपने ही मुल्क में बैठे बिठाए परदेसी हो जाना या फॉरेनर हो जाना या एलियन हो जाना क्या होता है। ठीक है। दूसरा युद्ध जो पिछले 2 साल से हमारी आंखों के सामने है, जिसके बारे में हम हर रोज किसी ना किसी तरीके से पढ़ रहे हैं, एक इंटरनेशनल कंसर्न जो बन चुका है, दैट इज रशिया एंड यूक्रेन वॉर। आपको दिखाई देगा कि यूक्रेन के नेट को ज्वाइन करने को लेकर ये बात छिड़ी थी, और उसके बाद आपको देखिएगा कि रशिया को अपनी सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न था, दैट वी विल बी गेट टारगेटेड बाय यूएस एंड द लाइट फोर्सेस इन द नाटो, तो उन्होंने आपको दिखा कि यूक्रेन को अटैक किया ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। मैं आगे जाकर थोड़ा सा इसको टच एंड गो वाला काम करूंगा। एंड रिसेंटली पिछले तकरीबन 30 दिनों से हम लोग इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। हमने देखा था कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया, हज़ारों जानें गई। उसके बाद कंटिन्यूसली इजराइल इस गाजा स्ट्रिप पे और पैलेस्तीन को रेगुलरली अटैक कर रहा है, हज़ारों जानें वहाँ जा चुकी हैं। इन सब से एक सवाल खड़ा हो जाता है कि यार क्या ज़मीनें या पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स, पर्सनल इंटरेस्ट इंसानियत से ऊपर है? जैसे कि मैं केस आप लोगों के साथ जिक्र करना चाहूँगा। आप लोगों ने आई एम श्योर ये टीवी, मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे सुना होगा कि यूएस के अंदर एक इजराइलियन ने एक पैलेस्तीन के एक फैमिली को मार दिया। उनके टेनेंट्स हुआ करते थे, उन्होंने एक महिला को मारा, और एक 6 साल का बच्चा जिसने जस्ट रिसेंटली अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, वो 6 साल का भी हुआ ही था, उसको 27 बार चाकू मारे गए। यार लुक एट द इनह्यूमन इफेक्ट वी हैव। क्रूरता की चरम सीमा पे हम लोग। इंसान से बड़ा वहशी जानवर दुनिया में कोई नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर है जिसकी वजह से हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं या फिर हम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल्ड रखते हैं। बट अगर आप एक्चुअल सेंस में देखिए, इंसान को अकेला खुला छोड़ दिया जाए तो यार जानवर शर्म कर जाएं यार हमारी कि हम जानवरों से बदतर हैं। तो कुछ ऐसे ही केसेस हमें पिछले कुछ समय में देखने को मिल रहे हैं। आज इसके रूट कॉज की बात करते हैं कि ये होता क्यों है। ठीक है, उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि प्रेजेंट वर्ल्ड में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्रीज के बीच में है। हम लोग सब चिल्लाते रहते हैं पीस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, बट पीस क्यों नहीं बन पाता, है ना। अभी फिलहाल दुनिया में कौन कौन से मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, मैं उनके बारे में थोड़ी सी आपको एक हाईलाइट दे देता हूँ। जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच में भी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर टसल है। ठीक है, इसकी कहानी की गहराई वैसे बहुत बड़ी है। अगर मैं बस आम भाषा में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईरान अपनी
लिमिट से ज़्यादा यूरेनियम को एनरिच कर रहा था, तो अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए। तो अभी आपको देखिएगा अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, फिर आपको देखेगा कि बलूचिस्तान की डिमांड को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल चल रहा है। आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के एक आर्मी स्कूल के अंदर 135 से ज़्यादा बच्चों को गोली मार के मार दिया गया था। इट वॉज डन बाय द वन ऑफ द टेररिस्ट आउटफिट्स फ्रॉम द बलूचिस्तान, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान आर्मी ने भी कुछ ऐसा ही बलूचिस्तान के अंदर किया था। दैट्स वाई दे हैव टारगेटेड द आर्मी चिल्ड्रंस इन दिट पर्टिकुलर। पर ध्यान से सुनिए ना यार, बात यह है कि बच्चों का क्या कसूर था यार? बाप ने किया, माँ ने किया, भुगतना किसको पड़ रहा है यार? मतलब हु इज द एक्चुअल विक्टिम इन दिस वॉर? ध्यान से इस बात को देखिए आप लोग। ठीक है, स्ट्रगल इन फॉर कुर्दिस्तान इन इराक एंड टर्की। एक खुर्द जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस पर्टिकुलर एरिया में अपनी डिमांड करती है, बिकॉज दे हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एनीवेयर। ठीक है, तालिबान कन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया के सामने है कि इश्यूज हैं तालिबान को लेकर अफगानिस्तान में, और अभी तो आप देख रहे हैं कि अब तालिबान एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पर अफगानिस्तान पे रूल कर रही है। ठीक है, सूडान में पिछले काफ़ी लंबे समय से आपको दिखेगा कि सिविल वॉर चल रहे हैं। ठीक है, उनके एथनिसिटीज़ को लेकर प्रॉब्लम है। चाइना और ताइवान को लेकर कन्फ्लिक्ट्स हैं। हमने देखा था कि कुछ समय पहले नैन्सी पेलोसी जो थी, जो अमेरिका से हैं, ताइवान आई, उसके बाद ताइवान के अंदर बहुत चाइना में बहुत इस बात का विद्रोह हुआ कि क्यों आए, क्योंकि ताइवान को वो अपनी टेरिटरी ही मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है। ताइवान को यूएस का सपोर्ट है, तो आपको दिखेगा इट्स अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, देन सेंट्रल एशियन क्राइसिस आपको दिखेंगे कि बहुत बार जो छोटी मोटी कंट्रीज बीच में हैं वहाँ पर भी इस चीज़ को क्राइसिस में देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप इसमें से क्राइस देख सकते हैं कि तिब्बत को टेक ओवर किया हुआ है चाइना ने, दलाई लामा हमारे यहीं है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड अदर कंट्रीज इन द साउथ चाइना सी, वियतनाम, फिलीपाइंस, ये आपको दिखेगा, कोरिया, जापान, साउथ चाइना सी को लेकर काफ़ी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा रहते हैं। ठीक है, इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट है, डोकलाम इशू हो चाहे वो गलवान इशू हो, हमें देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यूसली इंडिया और चाइना छोटे मोटे टसल्स में, आर्म्ड स्ट्रगल में लगे हुए हैं, कई बार बीच में हमें देखने को मिलता है। एथनिक कन्फ्लिक्ट इन सूडान एंड युगांडा, इसके बारे में भी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा कि एक हम एथनिसिटी को लेकर भी यार, अपनी पहचान को लेकर भी लड़ रहे हैं किसी से। ठीक है, सो वॉर ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक ISIS। बुर्किना फासो के अंदर आपको बोको हरम जैसी इंस्टीट्यूशंस दिखाई देंगे, आपको लश्कर दिखाई देगा, आपको इंडियन मुजाहिदीन दिखाई देगा, आपको अलकायदा जो है वो दिखाई देगा। सो यू हैव सीन कि दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव देयर ऑन एजेंडास। लाइक इंडिया के अंदर आपको ये मुद्दा कश्मीर से जुड़ा हुआ दिखाई देता है ना। सो दीज आर द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जो प्रेजेंट वर्ल्ड में हमें देखने को मिलते हैं। बट इन कॉन्फ्लिक्ट्स का अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिल पाया है जो मिल जाना चाहिए था, या डिजायर्ड रिजल्ट्स तो हो ही नहीं सकते। अगर मैं कहूँ कि हाँ इस कॉन्फ्लिक्ट का ये रिजल्ट होना चाहिए था, कभी नहीं। मैंने एक बार पहले भी उन्हें लेक्चर में कहा था कि एक्सट्रीम में कभी कुछ सही नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो दुब का झुकना पड़ता है। अगर आप टोटली एक्सट्रीम हो तो एक वो गोलूपन है कि आप गोलू हो जाते हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वॉर के सबसे बड़े 3 कारण क्या हैं, ठीक है, दीज आर द मेजर क्रक्स 3 रीजंस ऑफ द वॉर। सबसे पहले वॉर ऑन ह्यूमन एग्रेशन। ठीक है, इंसानों के प्रति जो एग्रेशन है, उनकी एथनिसिटीज को लेकर कह लो या उनके रिलीजन को लेकर कह लो, ये जो ह्यूमन एग्रेशन है ना यार, ये बहुत काम खराब करती है, ये बड़ा प्राइमरिकल रीजन बन जाता है। फिर इकोनॉमिक गेन्स के लिए आप देखते हो कि युद्ध होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं चाइना ताइवान को भी टेक ओवर करना चाहता है। टेरिटोरियल केस भी है, लेकिन इकोनॉमिक गेन बहुत बड़ा हो जाएगा, उनको वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो जिससे पहले आप देखेंगे कि एक बार इराक ने कुवैत को भी अटैक किया था, तो वो भी एक इकोनॉमिकल गेन का ही एक रीजन हो सकता है। वॉर फॉर जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट, आपको दिखेगा कि जैसे चाइना एक्सपेंड कर रही है तिब्बत, अरुणाचल, हिमाचल तक, उसके बाद आपको लद्दाख, तो वहाँ तक वो बढ़ने की कोशिश करती हैं। तो आपको दिखेगा कि ये 3 ही घूम फिर कर मेजर रीजंस बनते हैं, जिसकी वजह से आपको दुनिया जहान में युद्ध जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आप पीछे देख सकते हैं, जैसे मेरे पीछे आपको दिखेगा कि मैप को लेकर फाड़ा जा रहा है, तो मतलब ये तेरा ये मेरा। लक्ष्य मूवी का एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि मैं शुक्र मनाता हूँ कि चांद धरती से बाहर है, वरना ये वहाँ पे भी लकीरें खींच देते, ये तेरा ये मेरा, है ना। बनाने वाले ने तो एक धरती बनाई थी, लेकिन इंसान के लालच ने उसके ऊपर लकीरें खींच दी, है ना। उस तरफ तेरा, इस तरफ मेरा, और उस टसल के अंदर कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोग शहीद हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता लग रहा।
है ना। तो इसी मुद्दे के ऊपर आज हम डिस्कशन करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि दुनिया जहान में जो वॉर्स चल रहे हैं उनका नेचर क्या है, किस तरीके के वो युद्ध हो रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला युद्ध है स्टेट वर्सेस स्टेट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे इन दिस टाइप ऑफ टेंशन टू स्टेट्स फाइट अगेंस्ट ईच अदर लाइक आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, ठीक है, नगोर्नो काराबाग, ठीक है, इस एरिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था। आर्मेनिया इसको क्लेम करती है ये हमारा हिस्सा है, अजरबैजान इसको क्लेम करता है हमारा हिस्सा है। तो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट आपको यहाँ पर जो है वो स्टेट का देखने को मिल रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके ये एरिया जो है आर्मेनिया हार गई है, अजरबैजान हैज वॉन दिस वॉर, और लोगों को ऑर्डर इशू कर दिया गया था कि आप रातों रात आर्मेनिया भाग जाए। जो आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग हैं दे शुड लीव देयर होम्स एंड बिलोंगिंग्स देयर ओनली एंड लीव दिस कंट्री एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आर्मेनिया एक इस तरीके के युद्ध में फंसी हुई थी एंड दे हैव जस्ट गॉटन आउट ऑफ दैट, ठीक है। दूसरा आपको दिखाई देगा सिविल वॉर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये वॉर्स विद इन द कंट्री स्टार्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वॉर अलग से होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि स्टेट वर्सेस स्टेट में बीच में शायद एक एरिया है जिसको लेकर वो टसल लड़ रहे हैं, लेकिन जब कोई कंट्री अपने ही लोगों के बीच में उलझ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिविल वॉर की सिचुएशंस कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस वेरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इट इज कॉल्ड एज सिविल वॉर। आप लोगों की विचारधारा ही नहीं मिलती है, आप कुछ कहते हो दूसरा कोई कुछ कहता है। जैसे भारत में भी अगर आप नक्सलवाद को देखें, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ सिविल वॉर, है ना। अपने ही लोग अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, है ना। एक नक्सल अगर है तो वो भारतीय ही तो है, बट उसकी अपनी विचारधाराएं हैं, है ना। उसकी विचारधाराएं भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार की विचारधाराओं से मैच नहीं करती हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि फिलहाल जैसे तालिबान का युद्ध अफगानिस्तान में हुआ, ये भी सिविल वॉर की सिचुएशन थी, डेमोक्रेसी वर्सेस द तालिबान रूल। फिर आपको दिखेगा चचन्या कॉन्फ्लिक्ट जो आपको रशिया में दिख रहा है, वो भी आपको इसी का हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है। मैं सूडान की बात करूं तो सूडान के अंदर भी फिलहाल एक बहुत बड़ा सिविल वॉर चल रहा है। आप मेरे पीछे जो फोटो देख सकते हैं ये सूडान की ही है। एक बच्चा जिसकी हाइट AK-47 से छोटी है वो AK-47 लेके घूम रहा है, हाथ में लॉलीपॉप की तरह लेके घूम रहा है ये AK-47 को। फिलहाल सूडान में हालात इतने खराब हैं दो एथनिसिटीज को लेकर कि ये लोग मतलब एक पानी के गिलास के लिए भी किसी का कत्ल कर देते हैं। यहाँ पानी को लेकर, खाने को लेकर बहुत बुरे हालात है। रेप करना तो बिल्कुल ऐसा जैसे सामान राशन लेकर आना हो किसी दुकान से। एंड व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज दैट ये लोग बहुत बार ऐसा करते हैं, जब किसी दूसरी कम्युनिटी की विमेंस को रेप करते हैं तो एक पोल पर ये विमेंस के अंडरगारमेंट्स को लटका देते हैं जस्ट टू सिंबलाइज कि ओके वी हैव एडिड वन मोर। जैसे वहां पहले से ही 6 अंडरगारमेंट्स हो तो ये 7वां भी वहीं टांग देते हैं जस्ट टू हाईलाइट कि हम, आपने अगर 6 विमेंस का रेप किया तो हम 7 का कर चुके हैं, तो हम 8 का करेंगे, 9 का करेंगे। तो इस तरीके से ये गिनती हो रही है यार। मैं बार बार बोलता हूँ ना, इंसान की हैवानियत की कोई लिमिट नहीं है यार। मतलब ये शर्मसार कर देने वाली बात है जो हम लोग देखते हैं, है ना। किस तरीके से आप लोग किसी विमेन को रेप करना को इतना सिंपल मान रहे हो कि यार ये कंपटीशन चल रहा है एक दुनिया में, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपके पास जो दूसरी तरीके का वॉर है वो है वॉर ऑन टेरर, ठीक है। इसकी ज्यादातर शुरुआत आप देखेंगे कि 2001 में यूएस के जो उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे जॉर्ज बुश, 9/11 के बाद उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 9/11 का हमला पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी था। अब बात यह है कि ओसामा बिन लादेन रशिया और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे CIA के एजेंट रहे हैं। He was the one who was delivering the information. He was the one who was the part of the Taliban formation during the Russian and Afghanistan struggle. उस 2 बंदरों के नाच में जो 2 बिल्लियों के कॉन्फ्लिक्ट में जो बंदर नाच देख रहा है वो USA ही है। एंड यू हैव सीन कि यार उन्होंने ही सीड अप किया है, ओसामा बिन लादेन और अलकायदा जैसे ग्रुप्स को फाइनेंस किया, तालिबान को फाइनेंस किया। आज आप उन्हीं के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हो, है ना। जब घर का खुद का कुत्ता काट जाता है ना तो बछवा 14 इंजेक्शन लगते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको दिखेगा कि यही काम जॉर्ज बुश के समय पर भी हुआ, लेकिन उन्होंने फिर 9/11 को बहाना बनाया और पूरी दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ युद्ध जो है उन्होंने शुरुआत कर दी थी, ठीक है। तो ये अपने आप में ही बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, ठीक है। इंडिया ने भी जैसे एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने उरी का केस सुना होगा, बालाकोट का केस सुना होगा। फिर आपको दुनिया के 2 मेजर सबसे बड़े डेवस्टेटिंग वॉर दिखाई दिए। वर्ड से ही क्लियर है, वर्ल्ड वॉर,
जहां दुनिया की तकरीबन सारी कंट्रीज उसमें उस कन्फ्लिक्ट में आ गई हूँ कि यार अब बस हमें तो अब युद्ध ही करना है, जीना मरना कोई हिसाब किताब नहीं। एथनिसिटीज के नाम पे आप जूस को मार रहे हो, सिविलियंस को मार रहे हो। इट वॉज टू बैड। मतलब कभी कई बार हम जब वर्ल्ड वॉर 2 को और गहराई से पढ़ते हैं, इसके और तथ्य सामने आते हैं, ये उतनी ही बार दिल को विचलित करता है जितनी ये पहली बार पढ़ने पर करता है। ठीक है, तो 1914 से लेकर 1918 तक का पहला विश्व युद्ध, 1939 से लेकर 1945 तक का दूसरा विश्व युद्ध, ये 2 विश्व युद्ध काफी थे पूरी दुनिया को हिलाने के लिए। उसके बाद आपको कोल्ड वॉर एरास दिखते हैं, इंडिया पाकिस्तान के 4 वॉर दिखते हैं, इंडिया चाइना का वॉर आपको देखने को मिलता है, इराक ईरान का वॉर देखने को मिलता है, इजराइल और अरब कंट्रीज के वॉर देखने को मिलता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुनिया में वॉर खत्म हुए हैं, वॉर चल ही रहे हैं। बट बात यह है कि अभी तक इसको एड्रेस क्यों नहीं किया गया? व्हाट इज द रूट कॉज? हाउ कैन वी स्टॉप दीज वॉर्स? ठीक है, तो ये मैंने आपको कारण बताया कि जैसे स्टेट वर्सेस स्टेट, सिविल केस, वॉर ऑन टेरर, देन यू विल सी दैट द वर्ल्ड वॉर, ये एक फॉर्म ऑफ वॉर्स हैं जो दुनिया में आपको देखने को मिलते हैं। जब वॉर होता है तो उनमें से एक नेचर वो पकड़ के चलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको दिखेगा सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि मैं वॉर तो कर रहा हूं, लेकिन इन वॉर्स के अंदर पीस की क्या जरूरत है? जैसे हम आम आदमी भी यही करता है ना आज की डेट में, लड़ाई झगड़ा करो, मारपीट करो और सोल्यूशन निकाल लो। तरीका भी सही लगता है सुनने में, एक बारी में खत्म करो ना, रोज रोज का क्या रखा है, मार दो पीट दो काम खत्म करो, है ना। बट बात यह ना कि सामने वाला मर गया तो बेटा जेल भी तो होगी, लॉ एंड ऑर्डर नाम की भी तो चीज है। तो पीस की इंपॉर्टेंस क्या है इन सब के अंदर, है ना। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस की बात भी सब करते हैं, बट व्हाई पीस, उस सवाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पीस इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट दैट प्रोपेल मैनकाइंड ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इंसान धरती पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो पैदा नहीं हुआ। इंसान का मकसद ये तो नहीं हो सकता, मैं एटलीस्ट इतना तो बोल ही सकता हूँ अपनी उम्र के तकाजे से, इंसान अपनी ग्रोथ के लिए पैदा होता है, वो एक अच्छा जीवन निर्वाह यहां पर करना चाहता है। देयर आर मैनी थिंग्स टू डू इन दिस लाइफ। आप आते हो, पढ़ते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो, परिवार को देखते हो, परिवार बढ़ाते भी हो, उसके बाद आप अच्छा पैसा कमाने की कोशिश करते हो ताकि आप एक अच्छे जीवन को यहाँ से जी कर जाए। आप स्पिरिचुअल जर्नीज की तरफ जाते हो या अपनी ऐशो आराम की जिंदगी की तरफ जाते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। पर इसमें ये तो नहीं है कि मैं तो बड़ा हो गए दुनिया को जला के मार दूंगा। कभी हिटलर ने भी नहीं सोचा होगा यार, हिटलर जब पैदा होगा उसका कोई ऐसा ड्रीम थोड़ी होगा कि मैं बड़े होकर हिटलर बन के, मतलब द हिटलर बनूंगा कि मुझे इतने जुइस को मारना है। इट वॉज अ इंसिडेंट दैट हैपेंड इन हिज लाइफ एंड ही चेंज्ड टू अ मॉन्स्टर। सिमिलरली अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो इंसान का जन्म तो सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो अपने डेवलपमेंट पर काम करे, ना कि लड़ाई झगड़े मारपीट में पड़े। फिर अब न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में इतने हो चुके हैं कि ये पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए सक्षम है। आज 2 बम गिरा दो, कहानी खत्म। हिरोशिमा नागासाकी को हमने देखा है, उतने पोटेंशियल एटम बॉम्ब्स नहीं थे जितने वो बनाए जा सकते थे। दे हैव बीन एक्चुअली नॉट मेड टू द एक्सटेंट इट कैन मेक अ डैमेज। सिमिलरली दुनिया के आज अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स है, 6-7 स्टेट्स न्यूक्लियर कैपेबल हैं। यूएस है, आपके पास रशिया है, चाइना है, जापान है, ईरान है, इंडिया है, आपको पाकिस्तान, कोरिया, ये सारी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज हैं। अगर ये सारी कंट्रीज भी एक एक मिसाइल छोड़नी शुरू कर दें, आधी दुनिया का नक्शा ही गायब हो जाएगा। ठीक है ना। पीस इज एन एसेंशियल एंड नेचुरल सोशल कंडीशन व्हाइल वॉर इज अननेचुरल। अगर ध्यान से देखा जाए तो पीस तो नेचुरल नहीं है। जैसे मैं अभी भारत में जहां पर हूं, बहुत नेचुरल सा है, बहुत पीस है। अभी कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा मारपीट ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि मैं जिस बिल्डिंग में खड़े होकर ये काम कर रहा हूँ उसके ऊपर कल को बम आके गिरेगा तो मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। इट्स गोइंग रियली वेरी क्लियर। मतलब अगर मैं आज इजराइल में होता, मैं एक इजराइल का व्यक्ति होता या मैं एक पैलेस्तीनी होता, तो देयर इज अ चांस कि मैं आज यहाँ बैठ के अपना काम कर रहा हूँ तो आई रियली डोंट नो कि एट व्हाट सेकंड देयर विल बी अ बम ऑन माय हेड। किस क्षण मेरे सिर पे आके कोई गोला बारूद गिर जाएगा, मैं कद्दू की तरह फट जाऊंगा, आई डोंट नो। सो ये एक इंपॉर्टेंट है कि पीस नेचुरल है, ज्यादातर पीस ही है। ये वॉर का होना अननेचुरल है, ये हम लोग बनाते हैं, है नहीं। ठीक है। Where there is a economic and social damage from the war, there is a economic and social progress in peace। जहां पे आपको आर्थिक और सामाजिक तौर पर नुकसान होता है, वहीं आपका आर्थिक और सामाजिक तौर पर प्रोग्रेस होती है जब आप पीस में रहते हो। हमने यूरोप को देखा ही है यार, आधा से ज्यादा यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म ही हो गया था, बचा ही कुछ नहीं था। इट ऑलमोस्ट टुक 10-15 years to refinance the and restructure the Europe। So that is why this word
5 लेटर वर्ड पीस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अगर अब देखते हैं अप्रोचेस क्या हो सकती हैं कि मतलब अगर मुझे दुनिया में पीस लाना है तो व्हाट विल बी द अप्रोच दैट कैन बी यूज्ड। सबसे पहले रियलिस्टिक अप्रोच टू एस्टैब्लिश पीस। अब ये रियलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है, अभी बातचीत करो, ठीक है, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करो। जैसे भारत और चाइना बहुत बार डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर चुके हैं, पीस टॉक्स होती हैं, फ्लैग मार्च होते हैं, फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, तो बहुत बार इस मुद्दे को सुलझाने की बहुत बार कोशिश की जा चुकी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा ये 100% सक्सेसफुल रही है, बट ये एक चीज़ में 100% रही है कि इसने वॉर नहीं होने दिया। 100% सक्सेस नहीं है, बट छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फुल फ्लेज वॉर से इस बातचीत से हम बचे हुए हैं। तो इट्स अ गुड अप्रोच कि बैठकर मसला हल किया जा सकता है, कुछ तुम्हारी सुन लो, कुछ अपनी सुना लो, है ना, दो गल्ला करिए प्यार दिए, वो वाली बात हो जाती है। तो अगर आप बैठ जाए बातचीत करें तो समाधान निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रेदर देन आवाज़ ऊंची हो, लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो, उसमें चांसेस कम है। ठीक है, रिवेंज आफ्टर रिवेंज, एन आई फॉर एन आई होल मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मेरा पहली लाइन थी और वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। फिर लिबरल अप्रोच टू पीस। अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मध्यस्थता कराई जाए, जैसे हमारा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो बीच बचाव के लिए लोग आ जाते हैं ना, मध्यस्थता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आए, लिबरल अप्रोच को लेकर आए, दोनों की बातों को सुने, दोनों पक्षों को और लिबरल होने पर मजबूर करें कि यार नहीं, थोड़ा तुम झुको थोड़ा वो झुके, आपस में समझौता तय करते हैं ताकि उसके बाद हमें कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो देखने को ना मिले। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पर इसका जो रीजन आता है दैट इज मार्क्सिस्ट अप्रोच। अब ये जो कार्ल मार्क्स जी हैं ये कहते हैं कि यार दुनिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, क्लास स्ट्रगल की जो इन्होंने थ्योरी दी थी कि दुनिया में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग एक गरीब वर्ग। अमीर आदमी को लगता है कि यार गरीब आदमी तो मेरे सिर का बर्डन है, मेरा दिमाग करता हूँ, मैं पैसा लगाता हूँ, इनको पालता पोसता हूँ। गरीब आदमी को लगता है अमीर आदमी तो मेरा खून नहीं छोड़ने को पैदा हुआ, मेहनत मैं करता हूँ, फल ये खाता है। तो वो कहता है कि जब तक इनके बीच का स्ट्रगल खत्म नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। और स्ट्रगल खत्म कैसे होगा, जब इकोनॉमिक लेवल पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी तो इनको इकोनॉमिक डिफरेंस ही बता रहा है ना, अमीर है गरीब है, कैसे पता लग रहा है, गरीबी अमीरी पैसे से पता लग रही है। वो कहते हैं इनको बराबर कर दो। जब जहां जिस वक्त ये बराबर हो जाएंगे तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएंगी। पूरी दुनिया में अगर इकोनॉमिक बैलेंस बन गया तो आधी बात खत्म हो जाएगी, ना कोई टेरिटोरियल गेन के लिए जाएगा, ना कोई ह्यूमन एग्रेशन होगी, और इकोनॉमिक गेन जैसे सवाल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उधर भी उतना ही है जितना तुम्हारे पास है। तो 1+1 2 करने का अगर मन है तो ठीक है, वरना 1=1 तो है ही। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मार्क्सिस्ट की अप्रोच थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पुअर कंट्रीज को फाइनेंस आउट करे, जो सेपरेटिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कंट्रीज के अंदर उनको हटाने की कोशिश करे, क्योंकि वो भड़काने का कारण यही ढूंढते हैं। कोई आदमी अगर बेरोजगार है, गरीब है, उसी को तो तुम युद्ध पे लेके जाओगे, उसी से तो तुम दंगे कराओगे। अब मैं नौकरी पर आता हूँ, कल को मुझे कोई कहे भैया झंडा उठाओ और चलो नारे लगाने, मैं तो कहूँगा भैया भाड़ में जाओ, खुद भी जाओ, 10 लोगों को और लेके जाओ, पर मुझे मत लेके जाओ, बिकॉज आई हैव अ जॉब टू डू एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल लाइक दिस, दोज हु हैव अ जॉब टू डू। वो ये थोड़ी करने धरने देने चले जाएंगे तुम्हारे कहने पर, या तुम्हारे कहने से कुछ और करने बैठ जाएंगे। यार ये व्यक्ति वही कर सकता है जिसके पास कोई काम नहीं है, और काम ना होने की वजह से वो सरकार के प्रति आक्रोश रखता है, उसको लगता है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी उसके प्रति नहीं निभाई। इसी का एक वर्जन आप पुराने कुछ साल पहले भारत में सुनते थे, स्लीपर सेल कहा जाता है। टेररिज्म के अंदर एक वर्ड है स्लीपर सेल्स। ऐसे लोगों को ढूंढ के बाहर निकालो जो सरकार के प्रति आक्रोश रखते हो। जैसे मैं कहूँ कि यार मुझे भारत सरकार ने नौकरी नहीं दी, भारत सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है, घर आके थोड़ी नौकरी देगी, मेहनत तो मुझे करनी है ना, मैं मेहनत करूंगा तो नौकरी मिल जाएगी। अगर सरकार नहीं देती तो रोजगार के ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट अगर मैं हाथ पे हाथ लग के बैठा रहूं कि नहीं सरकार ने नहीं दी भैया, बम से उड़ाऊंगा, ये गलत हो जाता है। आप अपने फेलियर सरकार पे डालते हो। हाँ, कुछ हद तक सरकार जिम्मेदार हो सकती है, जो उसको करना चाहिए अगर वो करने में विफल हो जाए, मैं मानता हूं वो गलती है, पर 100% गलती है सरकार की, ये मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उससे उभरना ही तो देश की डेवलपमेंट की तरफ हमें लेके जाता है। ठीकरा थोड़ी फोड़ते रहोगे कि प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया, राष्ट्रपति ने ये नहीं किया, मुख्यमंत्री ने नहीं किया, विधायक ने नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो, पहले अपनी बात करो, फिर किसी और की करेंगे। ठीक है ना, तो ये एक चीज आप देख सकते हैं, मार्क्सिस्ट इसी अप्रोच के बारे में आगे चलकर बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी चैलेंजेस क्या हैं अगर मैं वॉर के ऊपर बात करूं,
सबसे पहले तो आपको दिखेगा यार, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, बट यूएन इज वन ऑफ द फेल्ड ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है ना तो यूएन है। 1945 में बनती है, 1948 में इजराइल का वॉर हो जाता है, ठीक। 48 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी है, ठीक। मैं मेजर वॉर्स बता रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद 56 में फिर इजराइल का वॉर है अरब कंट्रीज के साथ। उसके बाद कोल्ड वॉर का एरा, खुद यूएस और रशिया वॉर में घुसे हुए हैं यार। यूएसएसआर बन रही है, वॉरशॉ पैक्ट बन रहा है, नाटो बन रही है ना। इंडिया पाकिस्तान का 65-71 का युद्ध होता है, चाइना का 62 में युद्ध होता है, सूडान अफ्रीका के अंदर इतने सारे युद्ध देखने को मिलते हैं। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का यूनिफिकेशन का पंगा पड़ता है, साउथ वियतनाम नॉर्थ वियतनाम के युद्ध होते हैं। तो काहे का यूनाइटेड नेशंस? क्या कर रही है यूनाइटेड नेशंस? देख के ताड़ियां मार रही है और कुछ नहीं कर रही। WHO ने अभी देखो क्या किया, कोरोना के केस में चाइना का साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं लग रहा, क्लीन चिट दे दी एक तरह से। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि कोरोना का होस्ट कौन है भाई। आज तक किसी को मालूम ही नहीं है कोरोना आया कहां से। आधी दुनिया को कोरोना होकर हट लिया, 2 बार तो मुझे हो चुका है, आज तक नहीं पता कि ये आया कहां से है, ये किसी जानवर से आया है, लैब से आया है। भाई बता तो दो। और ये बताने का मतलब ये नहीं कि चाइना को सजा देनी है। किसी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए उसके होस्ट का पता होना बहुत जरूरी है। और इसी से आशंका बनी हुई है कि 2026 और 2032 के अंदर 2 बार दोबारा से कोई पूरे विश्व में एक पेंडेमिक आने के चांसेस। आई विश मेरे वर्ड्स गलत हों, ये ना आए, बट स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ दैट। तब क्या करोगे यार? आई डोंट थिंक दिस मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्टफ्स आर डूइंग एनीथिंग गुड फॉर द कंट्री। अभी भी इजराइल हमास का केस है, रशिया यूक्रेन का केस है, किसी ने कुछ नहीं किया यार, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनके फेलियर का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कंट्रीज इसको बना के चल रही हैं उनका दबदबा है। जैसे वर्ल्ड बैंक बनाया, IMF बनाया, यूएस का दबदबा, चाइना का दबदबा, यूएसए का दबदबा, फ्रांस का दबदबा, यूके का दबदबा। तो जो मेजर सुपर पावर्स हैं वही इसको रन कर रही हैं। बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं। सो यू विल सी कि देयर इज अ बायस्ड नेचर। और जब खुद पे बात आती है फिर सब कुछ कर लेते हैं। यूएस के अंदर 9/11 हुआ तो सीधा हवाई जहाज लेके पहुंच गए भैया अलकायदा में, अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन को ढूंढने, है ना। सद्दाम हुसैन के ऊपर चढ़ाई कर दी बैठे बैठे इराक के अंदर, लीबिया में मरवा दिया यार। खुद पे बात आती है तो सब माफ है, लेकिन जब दूसरी कंट्रीज में होता है तो कहते नहीं, पीस से कर लो, बातचीत कर लो, क्यों कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता है, तेवर ही बदल जाते हैं गुरु। तो आप देखेंगे कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एज इफेक्टिव एज दे प्रिटेंड टू बी, बट दे आर एक्चुअली नॉट, ठीक है। देन आपको दिखेगा कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं, चाइना, यूनाइटेड नेशंस, ये मैंने अभी भी बोला कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कन्वेंशंस वगैरह के अंदर ये अपना दबदबा रखती हैं यार। ये किसी की बात को बारे आने नहीं देती। इनइक्वालिटीज आपको दिखाई देंगी, ठीक है। दिस क्रिएट अ सेंस ऑफ इनइक्वालिटी इन अदर कंट्रीज लाइक द यूएसए विड्रॉइंग फ्रॉम द पेरिस ट्रीटी, है ना। आपको दिखेगा कि वो पेरिस ट्रीटी से भी बाहर आ गया। यूएस ने बैठे बैठे ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, भाई धंधा ही बंद कर रखा उन लोगों का, है ना। प्रोटेक्टिज्म आपको दिखाई देगी कि इंटरनेशनल रूल्स जो है वो भी उन्हीं कंट्रीज के लिए है जिनके लिए है। अभी जैसे इजराइल ने जो भी इस समय गाजा में तबाही मचाई हुई है, उसको यूएसए का सपोर्ट है भाई साहब, ऐसे नहीं मचाई हुई। उसको पता है कि अगर कल को हमारे ऊपर अटैक करती है कोई कंट्री तो यूएस विल बी एट माय बैक, दे नो इट। चाइना ताइवान पे क्यों नहीं अटैक कर रही है, उसको मालूम है यूएस विल इंटरवीन। सो वी हैव सीन दिस प्रोटेक्टिज्म सिस्टम एंड दे आर बाइस्ड टुवर्ड्स सम कंट्रीज, और इसी का नतीजा आपको देखने को मिल रहा है कि यार कुछ हो नहीं रहा। यूक्रेन के मामले में नहीं देखा ज़ेलेंस्की साहब के साथ क्या हुआ है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो मित्र कहें भैया लड़ लेंगे, देख लेंगे, कोई बात नहीं, सिर पाड़ देंगे, तू चल, मैं तेरा भाई साथ खड़ा है। पर जब लड़ाई हुई, पहला लड़ पड़ा तो भाई सबसे पहले गायब हो रहा है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट जो बाइडन। सो मतलब आप लोगों ने यूक्रेन को अच्छे खासे एक वुल्चर के सामने छोड़ दिया, रशिया के सामने छोड़ दिया कि भैया अपने आप सर्वाइव कर लेना। और जब वक्त आया मुसीबत पे तो सब साफ है, पीछे से हथियार दे रहे हैं, लेकिन मरने के लिए तो यूक्रेनियन को छोड़ा हुआ है। तो आपको दिखेगा यार ये सिस्टम्स जो हैं दे आर नॉट डूइंग वेल। जैसे पेरिस ने एक बड़ी अच्छी चीज़ करी, फ्रांस ने, अच्छी चीज़ तो नहीं, मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि जो पेरिस ट्रीटी का हिस्सा नहीं होंगे ना उनसे ट्रेड भी नहीं करना। भाई ये क्या बात हुई? मतलब जबरदस्ती कर रहे हो ना तुम किसी के साथ, भैया या तो हमारे साथ ट्रेड करो, अदरवाइज हम हेल्प नहीं करेंगे, है ना। अब इन सब के बीच में आपको दिखेगा कि इंडिया किस तरीके से पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया में और खुद में। सबसे पहले आइडियोलॉजी की बात करें तो भारत हमेशा से पीसफुल कंट्री ही रहा है। गांधी जी का देश है तो बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, प्लस अगर कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा भी आगे कर लो।
लेकिन हमारी सहजता को बहुत बार हमारी कमजोरी भी समझा जाता है, पर ये गलत है। अभी हम लोग सुपर पावर के तौर पर उभर रहे हैं, वेपन्स इतने हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास इतने हैं कि वी कैन डू एनीथिंग, बट स्टिल इंडियन आइडियोलॉजी इज ऑलवेज अ नो फर्स्ट वॉर पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इन द केस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। फिर आपको दिखेगा इंटरनेशनल पॉलिसीज इंडिया की इस समय फिलहाल काफ़ी बेहतर चल रही हैं, डिप्लोमेसी का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही है भारत सरकार ताकि वॉर्स के कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। इंडियाज डिप्लोमेसी की मैं बात कर चुका हूं कि जैसे 370 के केस में इन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में घेर लिया, है ना। चाइना के केस में भी आप देख रहे हैं कि इंडिया बार बार इस मुद्दे को उठाती ही रहती है, चाहे वो बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव हो, साउथ चाइना सी का मुद्दा हो, या श्रीलंका के अंदर हेम्बनटोटा का पोर्ट का इशू हो, तो आपको दिखेगा इंडिया डिप्लोमेसी के थ्रू चाइना को काउंटर करती रहती है। और इंडिया स्ट्रेंथ की बात करें तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे बड़े बजट जो आपके आर्म्ड एक्वायरिंग का जो आप खर्चा कर रहे हो वो भी भारत सबसे ज़्यादा कर रही है, सऊदी अरेबिया के साथ सऊदी अरेबिया ये और इंडिया बराबर ही चल रही हैं। सो इंडिया एक उभरती हुई मिलिट्री ताकत है जो बढ़ रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वुड हैव टू से पीस कम्स विद द स्ट्रेंथ। दुनिया में कभी भी पीस बिना स्ट्रेंथ के नहीं आता, ठीक है। आज अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होते ना तो कभी रशिया हिम्मत नहीं करता अटैक करने की। न्यूक्लियर वेपन नहीं थे ना, इसलिए मार पड़ रही है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, पीस ऑलवेज कम्स विद द स्ट्रेंथ। द वर्ल्ड इज रूल्ड बाय दोज पीपल हु हैव स्वॉर्ड इन देयर हैंड एंड दे नो व्हेन टू यूज इट, नॉट एवरी टाइम दे आर यूजिंग इट। तैमूर को पूरी दुनिया हमलावर के तौर पर याद रखती है, शासक के तौर पर याद नहीं रखती, जबकि चंगेज खान को दुनिया एक शासक के तौर पर याद रखती है। क्योंकि चंगेज खान को मालूम था कि तलवार अगर पड़ी है तो तलवार कब कहां कैसे इस्तेमाल करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तैमूर को नहीं मालूम था, तैमूर सिर्फ हमलावर रहा, उसको सिर्फ तलवार चलानी आती, उसको शासन करना नहीं आता था, बट ताकतवर दोनों थे। तो भारत की ये बड़ी खासियत है कि दे हैव द स्वॉर्ड इन देयर हैंड एंड दे न्यू व्हेन टू यूज इट, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस, द पीस कम्स विद द स्ट्रेंथ। जितने आप ताकतवर होते जाओगे उतना आपको दिखेगा कि लोग आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बाई जी करके बात करेंगे, तो वही चीज़ है, ठीक है। लास्ट आप देखेंगे, अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करता हूं तो आपको दिखेगा कि पिछले 100 साल के अंदर दुनिया ने बहुत सारे डेवास्टेटिंग वॉर्स देखे हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर्स हों, सिविल वॉर्स हों, इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया चाइना के वॉर हों, दुनिया जहान में माइग्रेशंस हुई हों, तालिबान का इशू रहा हो, लेकिन इसका आउटकम और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला यार। इन द एंड यू नीड पीस, है ना। शांति तो सबको चाहिए ना यार, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी वैसे भी बहुत नेसेसरी चीज़ है, दिस फाउंडेशन हैज़ टू बी देयर, ठीक है। तो अंत में बस मैं यही कहूँगा कि वॉर इज़ नॉट अल्टीमेट सोल्यूशन, वी नीड टू हैव वर्ड्स विद द ऑपोजिट पार्टीज सो दैट उस मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश की जा सके, ठीक है। आप अपने भरोसे जितना होंगे उतना अच्छा है, बट फिलहाल दुनिया में एक दूसरे के सपोर्ट में, एक दूसरे के टांगे काटने में लगे हुए हैं लोग। और इसका एक इकोनॉमिक रीज़न ये भी है कि जो वर्ल्ड की सुपर पावर्स हैं वो नहीं चाहती कि जो कंट्रीज अब तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही है उनके बराबर आके बैठ जाए, तो इसलिए वॉर्स होते हैं। वॉर्स जनरली किसी भी कंट्री को 5 से 10 साल इकोनॉमिकली पीछे धकेल देते हैं। तो आई होप वर्ल्ड शायद इस बात को कभी किसी तरीके से समझेगी और दे विल फोकस ऑन ह्यूमैनिटी रेदर देन एनी ऑफ द वॉर और द कैपिटल गेन और इकोनॉमिकल गेन्स। विद दिस आई विल एंड दिस टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब एंड बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक नया टॉपिक और लेकर आऊंगा, सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर दैट। एंड एज माई रिक्वेस्ट, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लिख सकते हो, आप मुझे किसी टॉपिक को भी सजेस्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ब्रॉट इट ऑन अ टेबल एंड विल मीट सून। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडीइंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।